Hello student, a very good morning, a fresh morning, a fresh Monday आ गया है। तो इसी फ्रेश मंडे के साथ हम एक फ्रेश सा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक आपने जो देखा है वो आपको समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं दैट इज मैटर वेव्स थ्योरी। मैटर वेव्स थ्योरी स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी हम लोगों का आमने सामने इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए वीडियो के थ्रू ही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपको कोई भी या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करिए, पर्सनल कॉल करिए। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको आपको क्लियर करके दूंगी। और मुझे मैसेज करके ये भी बताइए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, या स्पीड फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, वो भी आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अभी आगे देख रहे हैं मैटर वेव्स थ्योरी। अभी तक हमने लाइट का ड्यूअल नेचर देखा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वो वेव नेचर भी शो करती है। अभी बात आ गई है मैटर की। अभी जो बात आई है स्टूडेंट वो आ गई है मैटर की। जो मैटर जो है वो भी ड्यूअल नेचर शो करता है, मैटर जो है वो भी ड्यूअल नेचर शो करता है। मतलब मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और मैटर जो है वो वेव नेचर भी शो करता है। पार्टिकल और वेव नेचर दोनों मैटर शो करते हैं। अगर अपन मैटर की बात करें मतलब मैं, आप, रोटेटिंग फैन, ये मार्कर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विच इज एसोसिएटेड बाय वेव, मतलब सब चीजें, इनका कहना है कि सब चीजें क्या शो करती है, वेव नेचर शो करती है। अभी तक हमने सिर्फ लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर देखा था। अब इनका जो कहना है वो ये है कि मैटर भी वेव नेचर शो करती है। मतलब मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, मैं जो मूव हो रही हूँ, तो ये भी वेव नेचर शो करता है। ये जो मार्कर है जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है ये भी वेव नेचर शो करता है। मतलब अभी आप एक चीज सोच रहे होंगे कि यार वेव नेचर कैसे शो करता है। वेव तो हमने देखी है, साउंड वेव देखी है, वाटर वेव देखी है, एयर वेव देखी है, इवन वाटर में भी वेव्स दिखती है ना। पानी जब फ्लो होते रहता है तो वो वेव जैसा बिहेव करता है, वो वेव ही होता है। जब हम बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ वेव। अब बात करें मैटर की, तो मैटर भी एक वेव है। तो अभी इसको समझना है हमको कि मैटर किस तरीके का वेव नेचर शो करता है। अगर मैटर वेव है तो वो दिखता क्यों नहीं है, वो दिखता क्यों नहीं है। तो एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दी थी, उनका नाम है डी ब्रोगले। डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, ठीक है, इनको डी ब्रोए भी बोला जाता है। इनको जो है इनको डी ब्रोए इस तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो डी ब्रोगले हाइपोथेसिस में इन्होंने ये बताया कि मैटर भी वेव नेचर शो करता है। इन्होंने लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया कि मैटर वेव नेचर शो करता है। ये जब हायर एजुकेशन कर रहे थे तो आपको भी पता है जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की एंट्रेंस क्लियर कर लोगे और आप जब उसमें एडमिशन लोगे तो आपको भी पता चलेगा कि जो फाइनल ईयर होता है बच्चों, जो फाइनल ईयर होता है वहाँ पे आपको थीसिस सबमिट करना होता है। फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको थीसिस सबमिट करनी होती है। तो थीसिस मतलब एक इतनी मोटी किताब आपको खुद बनानी है कि आपने क्या इन्वेंशन किया है, आपने नया क्या बनाया है। जो भी फील्ड में आप डॉक्टर बन रहे हो तो डॉक्टर में फील्ड में आपने नया क्या इन्वेंशन किया है, आप डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हो तो इंजीनियरिंग के फील्ड में आपने नया क्या इन्वेंशन किया है, ये आपको लिखना होता है एट द टाइम ऑफ यूजी और एट द टाइम ऑफ पीजी आल्सो। और जब आप पीएचडी के लिए जाओगे हायर के लिए, तब तो आपका जितना भी ईयर रहेगा सब ईयर में आपको सिर्फ रिसर्च करना होता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे बच्चों, ये भी इस तरीके की रिसर्च करते थे। तो उसमें ये डी ब्रोगले हाइपोथेसिस साहब जो थे, इन्होंने भी एक थीसिस बनाई। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से होती है। जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से
करती है, ये इन्होंने अपने थीसिस में लिखा है, ठीक है। लेकिन ये इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाए, सिर्फ इन्होंने थियोरेटिकल वे में लिखा था, लेकिन ये इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाए। अभी तक आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट देखे हैं, पर्टिकुलरली फिजिक्स में, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गए हैं। जैसे लाइट का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा था, वो भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका था। लेकिन इन्होंने जो लिखा था, इन्होंने सिर्फ थ्योरी लिखी थी, इन्होंने सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे कहा था कि मैटर दोनों वेव शो करता है, पार्टिकल और वेव नेचर शो करता है, लेकिन इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। लेकिन आगे जाके इसका भी एक्सपेरिमेंटल प्रूव हो गया था, इन्होंने तो लिख के छोड़ दिया था थ्योरी में, लेकिन आगे के जो और रिसर्च वाले लोग थे, जैसे कि आपके जूनियर्स जो होते हैं, तो इनके भी जूनियर्स ने इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए कहा कि हाँ, डी ब्रोगली साहब ने जो कहा था वो सही था, वो सही था। आप आगे पढ़ोगे, आपके स्टेट बोर्ड में भी वो सिलेबस में है, जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट। तो जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया गया कि ये जो यहाँ पे इन्होंने वेवलेंथ दी है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/p, दैट इज ट्रू, मतलब ये सही है। इन्होंने ये सही नहीं बताया, इन्होंने सब लिख के छोड़ दिया, लेकिन आगे जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो हाँ, इन्होंने कहा कि ये सही है, मतलब मैटर दोनों वेव्स शो करता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अभी आपको इसको देख के एक चीज समझ में आई है कि ये आया कहाँ से है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फोटोन में, जब आपने फोटोन का एनर्जी और फोटोन का मोमेंटम पढ़ा था, तब आपको इसी तरीके का एक फॉर्मूला लिखा गया था। जैसे कि हमने देखा था फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का जब आपने मोमेंटम देखा था बच्चों, उसको हमने डिनोट किया था P से, और उसका जो फॉर्मूला निकल के आया था बच्चों, वो आया था E/c। और आपने देखा था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू h म्यू, एनर्जी इज इक्वल्स टू बच्चों h म्यू, मतलब यहाँ पे अगर मैं h म्यू डालती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा h म्यू डिवाइडेड बाय c। और आपने और एक टर्म देखी थी बच्चों कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय c, लैम्बडा इज इक्वल्स टू म्यू डिवाइडेड बाय c, मतलब यहाँ पे इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस जगह पे हम लिख सकते हैं लैम्बडा, क्योंकि हमने देखा था कि c इज इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू म्यू, c इज इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू म्यू, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, c बाय लैम्बडा, म्यू इज इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा। ओके, मतलब म्यू बाय c की जगह पे मैं लिख सकती हूँ लैम्बडा, मैं लिख सकती हूँ लैम्बडा। ये आप ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो इक्वेशंस है, ये आप ऑलरेडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ चुके हो। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो देखो कि यही वाला ये है, यही वाला ये है। अगर इसकी जगह पे मैं लैम्बडा लिख देती हूँ तो इसका जो इक्वेशन आएगा वो इस तरीके से निकल के आएगा बच्चों, वो इस तरीके की निकल के आएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे देखो कि जो हमारा h है वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। p क्या है बच्चों, मोमेंटम है, और किसका मोमेंटम है, पार्टिकल का। यहाँ पे देखा था दैट इज फोटोन मोमेंटम, मतलब ये किसका था, पार्टिकल का मोमेंटम था। और ये जो वेवलेंथ आपको दिख रही है बच्चों, ये क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ है। और ये जो वेवलेंथ आपको दिख रही है बच्चों, ये वेवलेंथ हम किस में पढ़ चुके हैं, वेव में पढ़ चुके हैं। ये हम किस में पढ़ चुके हैं बच्चों, वेव में पढ़ चुके हैं। मतलब यहाँ पे ये एक ही इक्वेशन दोनों चीजें बता रहा है, ये एक ही इक्वेशन हमको पार्टिकल भी बता रहा है और ये एक ही इक्वेशन हमको वेव भी, मतलब यहाँ पे वेव भी है और यहाँ पे पार्टिकल भी है। मतलब इन्होंने जो कहा डी ब्रोगली साहब ने वो सही था, थ्योरेटिकली वो सही था कि हाँ
मैटर जो है दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल और वेव, पार्टिकल और वेव। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p, और ये आया कहाँ से, ये भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम इसके कुछ केसेस देखते हैं। इसके कुछ केसेस होते हैं। ये वाला जो एक फॉर्मूला है ये तो हमको मिल गया कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ केसेस होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं केसेस के पहले कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय p। अब मैडम ने ये तो बताया कि हम भी वेव है, मैं भी एक वेव हूँ, आप भी एक वेव है, मार्कर भी एक वेव है, लेकिन अगर ये वेव है तो ये दिखते क्यों नहीं है, लेकिन अगर ये वेव है तो ये दिखते क्यों नहीं है। तो अभी इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि हमने लिया, हमको ये देखना है कि ये वेव है तो ये दिखता क्यों नहीं है, मैं अगर वेव हूँ तो मैं दिखती क्यों नहीं हूँ कि मैं वेव हूँ। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया इलेक्ट्रॉन और एक सेकंड मैंने लिया बॉल, मतलब कौन सा वाला बॉल लिया, टेनिस का बॉल। टेनिस का बॉल तो सभी को दिखता है बच्चों, टेनिस बॉल। ठीक है, टेनिस का बॉल लिया। अब ये वाला जो है ये लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p जो हमको दिख रहा है, तो p क्या होता है बच्चों, p का फॉर्मूला आपको पता है कि p इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पार्टिकल में मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। p क्या होता है बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मतलब इसके जगह पे मैं ये डाल सकती हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा h डिवाइडेड बाय mv, h डिवाइडेड बाय mv। अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो h तो कांस्टेंट है बच्चों, h तो कांस्टेंट है। h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। h क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो दोनों के लिए h कॉमन रहेगा, और जो h की वैल्यू है बच्चों, h की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, वो h की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या आएगी, दैट इज 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। मतलब h हमको मिल गया। हमको दोनों की क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है दोनों की वेवलेंथ, और हमको देखना है कि भाई अगर मैं मैटर अगर वेव शो करता है तो मैं वेवलेंथ हूँ, ये दिखता क्यों नहीं है। यही यहाँ पे हमको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है बच्चों, यही आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमको h मिल गया, अभी तो हमको m चाहिए और v चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए और टेनिस बॉल के लिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बच्चों तो इसका मास क्या होगा, m इज इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर हम टेनिस बॉल की बात करें बच्चों, अगर हम टेनिस बॉल की बात करें तो इसका मास लगभग होगा 0.1 kg, 0.1। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का मास तो पता रहता है, लेकिन टेनिस बॉल का हम देख रहे हैं, नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं कि m इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0.1 kg। अगर हम अभी v की बात करते हैं बच्चों, v की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी रहेगी 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और टेनिस बॉल की जो वेलोसिटी रहेगी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। अभी आपको दोनों वैल्यूज पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास लिया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, वेलोसिटी की वैल्यू लिखी 10⁻6। यहाँ पे हमने टेनिस बॉल का जो मास लिया दैट इज 0.1 kg और वेलोसिटी लिखी हमने 20 मीटर पर सेकंड। अभी आपको सभी वैल्यूज पता हो गई, वैल्यूज इसमें पुट करो और आप आंसर निकालो, वैल्यूज इसमें पुट करो और आप आंसर निकालो, पुट द वैल्यूज एंड गेट दी आंसर। अगर मैं इसके लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करती हूँ तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34
divided by m into v, that is 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 into 10 की पावर 6। और इसके लिए अगर मैं वेवलेंथ पुट करती वेवलेंथ अगर निकालती हूँ, मैं इसको लैम्बडा ई दे देती हूँ और इसको लैम्बडा टी दे देती हूँ, क्योंकि ये टेनिस बॉल के लिए है। तो यहाँ पे भी जो प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा दैट इज 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 और मास 0.1 into 20। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो ये लगभग आएगा 723 नैनोमीटर। और इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा दैट इज 3.3 into 10 की पावर 3.3 into 10 की पावर माइनस 23 नैनोमीटर, माइनस 23 नैनोमीटर। अगर आप कैलकुलेट करते हो, लगभग कैलकुलेशन किया है मैंने कि हमको सिर्फ देखना है कि वेवलेंथ कितनी आएगी। दैट इज नॉट एग्जैक्ट, आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज नॉट एग्जैक्टली द कैलकुलेशन। आप करके देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगभग कैलकुलेशन आपको बताया, क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे ये बताना है कि अगर हम पार्टिकल को भी वेव बोलते हैं तो मैं वेव हूँ ये दिखता क्यों नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लेकिन इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ 723 नैनोमीटर है, इसीलिए ये हमको दिखता है, इसीलिए ये हमको बच्चों दिखता है, इसका नेचर हमको दिखता है। और अगर आप कॉमनली बात करें टेनिस बॉल की, तो टेनिस बॉल तो हमको दिखता है, आंख से देख सकते हो ना आप टेनिस बॉल को, लेकिन इसकी अगर आप वेवलेंथ की बात करें तो ये बहुत कम है बच्चों। कैसी है? बहुत कम है, इसीलिए ये हमको नहीं दिखता, इसीलिए ये हमको नहीं दिखता है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि सभी चीजें इनके हिसाब से सभी चीजें वेव नेचर है, लेकिन कुछ दिखती हैं कुछ नहीं दिखती। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ, बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो दिखती है, और अगर वेवलेंथ कम है तो वो चीजें हमको वेव नेचर नहीं दिखती। मतलब कि मैं बोल रही हूँ, मैं मूवमेंट कर रही हूँ, ये जो मार्कर है, ये जो घूम रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये वेव नेचर है इसका, लेकिन पार्टिकल का वेवलेंथ कम होने के कारण इसका वेव नेचर दिखता नहीं है, इसका वेव नेचर दिखता नहीं है। तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई बच्चों, आपको यहाँ पे सभी चीजें क्लियर हो गई कि ये आया कैसे, ठीक है। अभी हम इसी वेवलेंथ को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसी वेवलेंथ को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी वेवलेंथ क्या निकल के आई? h डिवाइडेड बाय p हमारी वेवलेंथ निकल के आ गई। अब कुछ केसेस होते हैं कि कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो बच्चों केस नंबर 1 हम देखते हैं, केस नंबर 1 हम देखते हैं। केस नंबर 1 में आप ऐसा बोल सकते हो कि मूविंग पार्टिकल के लिए वेवलेंथ जो रहेगी वो कितनी रहेगी। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि डी ब्रोगली वेवलेंथ associated by the moving particle। अब बच्चों अगर आप मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हो तो मूविंग पार्टिकल का मास m होता है और वेलोसिटी v होती है। अगर हम मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मूविंग पार्टिकल का मास जो होता है वो m होता है, एंड जो वेलोसिटी होती है वो v होती है, जो वेलोसिटी होती है वो
v होती है। तो चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट करें कि अगर मूविंग पार्टिकल है तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वेवलेंथ का, वो क्या आएगा, उसका जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद हम ये वाले केस को आगे देखते हैं। ओके बच्चों, आप नोट डाउन कर लो। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग केस नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग देख रहे थे कि मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ क्या आएगी, क्या आएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, मूविंग पार्टिकल भी बोल सकते हो या तो विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो वेवलेंथ रहेगी वो क्या आएगी, आप दोनों चीजें लिख सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ क्या होगी, या तो मूविंग पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी। अब आपको एक चीज पता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। इसको मैं दो टाइप में सॉल्व करके दूंगी आपको, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, 1/2 mv²। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। देन बच्चों हमको ये पता है कि जो हमारा P है, पार्टिकल का जो P है वो क्या होता है बच्चों, m into v। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। बच्चों मास इंटू वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा p डिवाइडेड बाय m, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। p डिवाइडेड बाय m, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो 2 है, यहाँ पे हमको जो v की वैल्यू मिली है, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर में क्या दिया है, ये जो v है, v की वैल्यू क्या पुट करनी है, p डिवाइडेड बाय m। लेकिन यहाँ पे v का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m, और v जो है बच्चों इसकी जगह पे मुझे क्या डालना है, p/m, मतलब p²/m² हो जाएगा। अब बच्चों इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो ये किस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे देखो mp² 2m², एक m ये m से कैंसिल हो जाएगा। देन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, p² डिवाइडेड बाय टॉइस m, p² डिवाइडेड बाय टॉइस m। और p का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ से वो क्या बन जाएगा, p² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी टॉइस m। और सिर्फ अगर मैं p की बात कर रही हूँ तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, √of टॉइस m काइनेटिक एनर्जी, मतलब p का जो फॉर्मूला निकल के आएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। अब आपको कहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरीके से भी दिखेगा, आपको कुछ बुक्स में ये जो फॉर्मूला जो हमारा आया P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2me। दोनों फॉर्मूला सेम है, यहाँ पे ke लिखा और यहाँ पे e लिखा, तो दोनों का मीनिंग बच्चों सेम है, दोनों का जो मीनिंग है बच्चों वो सेम है। यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एक और मैं इक्वेशन बताती हूँ कि ये फॉर्मूला कैसा आएगा। यहाँ पे तो मैंने 2 इक्वेशंस लिखे, देन 2 इक्वेशंस में मैंने लिखा कि क्या होता है
वे से मैं आपको समझाती हूँ। से मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। ओके, अब बच्चों यहाँ देखो, मैं अगर इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख देती हूँ तो 1/2 mv² m/m, मतलब मैंने ऊपर भी m लिखा नीचे भी m लिखा, मतलब दोनों कट गए तो वो इक्वेशन 1/2 mv² ही आएगा। लेकिन मुझे बैलेंस करना है तो मैंने उसको इस तरीके से लिखा। अगर मैं इसको और सॉल्व करती हूँ तो 1/2 m²v²m। और बच्चों अगर हम देख रहे हैं तो P = mv होता है, P = mv होता है। यहाँ पे भी हमको mv दिख रहा, मतलब मैं यहाँ पे 1/2 p² लिख सकती हूँ, 1/2 p² लिख सकती हूँ। मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आया वो 1/2 p²m। मतलब बच्चों यहाँ पे मुझे अगर p लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे p का स्क्वायर है, मैंने p लिखा, अंडर रूट लिया तो क्या आ जाएगा, टॉइस m काइनेटिक एनर्जी, टॉइस m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया जो आज का मैंने पढ़ाया है कि आज हमने क्या देखा। आज हमने देखा मैटर वेव्स थ्योरी। मैटर वेव्स थ्योरी में हमको क्या बताया गया कि मैटर दोनों नेचर शो करता है, पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी शो करता है। देन जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थे उन्होंने एक हमको वेवलेंथ दी जिसका फॉर्मूला था h/p, h प्लैंक कांस्टेंट, p मोमेंटम और लैम्ब्डा वेवलेंथ। मतलब इस एक ही इक्वेशन में वेवलेंथ भी आ गया और पार्टिकल भी आ गया। मतलब ये दोनों नेचर शो करता है, ये सही है। मतलब ये दोनों नेचर शो करता है, ये सही है, बट ये प्रैक्टिकली सही नहीं है, थ्योरेटिकल ये सही है। प्रैक्टिकल प्रूफ इन्होंने नहीं दिया, वो और किसी ने दिया। जर्मन डिवीजन एक्सपेरिमेंट में ये जो चीज है ये प्रैक्टिकली प्रूव की गई। देन ये जो फॉर्मूला आया ये कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। देन मैंने ये यहाँ पे आपको बताया कि लैम्ब्डा h/p जो उन्होंने हमको फॉर्मूला दिया, और p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, h/mv, h/mv। मतलब बच्चों की जो हमारा इक्वेशन आया कि लैम्ब्डा h/v, तो मैंने आपको ये बताया कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लेकिन उसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए उसका वेव नेचर दिखता है। और वही जो पार्टिकल आंख से दिखते हैं, टेनिस बॉल हमको आंख से दिखता है लेकिन वेवलेंथ कम है इसीलिए उसका वेव नेचर नहीं दिखता। मतलब अगर आपको कोई भी MCQ आया तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो ही वो दिखते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब जो चीजें माइक्रोस्कोपिक है वो चीजें वेवलेंथ, वो चीजें वेव नेचर शो करती है। कौन, माइक्रोस्कोपिक चीजें वेव नेचर शो करती है। देन हमने एक केस ली कि डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स, एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स। तो मूविंग पार्टिकल के लिए मास एम लिया, वेलोसिटी भी ली, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 mv², और हमको मोमेंटम का भी फॉर्मूला पता है mv, और v का फॉर्मूला मैंने यहाँ से निकाला p/m। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो v के हमने इसमें पुट कर दिया तो हमको जो वैल्यू मिली p का फॉर्मूला 2m काइनेटिक एनर्जी। इसी को मैंने और एक इससे आपको प्रूव करके दिखाया कि सेम फॉर्मूला कैसे आया, 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी हमने सिर्फ केस 1 देखा मूविंग पार्टिकल के लिए। हम नेक्स्ट केस देखेंगे चार्ज पार्टिकल्स के लिए, अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए। उसमें भी जो p का फॉर्मूला निकल के आएगा थोड़ा थोड़ा उसमें वेरिएशन आएगा। अभी चार्ज और अनचार्ज पढ़ना बचा है। देन आपका यहाँ पे डी ब्रोगली
खत्म, मतलब पहला चैप्टर ही आपका खत्म। आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बताइए कि स्पीड आपको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।